चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ये चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसी का यूज आपको जो है आगे आपका मेडिकल लाइन में यूज होगा इसका। और साथ ही साथ आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, जिसकी मर्ज़ी, इंडिया में जितना भी तरीका का होता है एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी होगा। मेडिकल ड्रेसर का भी निकलेगा फॉर्म, उसका भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी पूछा जाएगा। इसी कारण से ये चैप्टर आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा कुछ चैप्टर ऐसा रहता है जिसका एक क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन पूछेगा ही, हमेशा पूछा जाता है। और जैसे आप लोग मेडिकल ड्रेसर का आप दीजिएगा, तब मेडिकल ड्रेसर सब में क्या होगा, मेडिकल लाइन का देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 100 नंबर में 70 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका जनरल रहेगा। जनरल मतलब क्या हो गया, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा चीज़ रहेगा, बस 30 नंबर का। बाकी 70 नंबर का आपका कोर्स का रहेगा। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो साइंस में भी यूज हो गया, आपका सब्जेक्ट में भी यूज हो गया, और प्लस में इसका यूज रीजनिंग में भी होता है। यानी एसएससी वगैरह सबका भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, एसएससी का, रेलवे का, बीपीएससी का, किसी का भी, तो सब में रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसमें भी ये पूछा जाता है। पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन रहेगा यही चीज़। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 बीमारी का नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 4 बीमारी का नाम, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बीमारी का नाम दे दिया हम एड्स, दूसरा हम लोग दे दिए आपको पोलियो, तीसरा हम दे दिया आपको कोरोना, और चौथा दे दिया आपको हम टीबी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछेगा इसमें से अलग कौन सा है, इसमें से अलग कौन सा, विषम का चयन कीजिए। तो ये चारों है तो बीमारी, तब पहचानेंगे कैसे अलग कौन सा है। तो ये हम अगर देखेंगे तो ये 3 बीमारी ऐसा है जो वायरस से होता है। ये 3 बीमारी वायरस से होने वाला बीमारी है, जबकि ये चौथा बीमारी जो है ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला है, जीवाणु से होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो आंसर आपका यही वाला होगा। हाँ, तो तब पोलियो वायरस होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आएगा इसमें। तो चैप्टर का नेम हम लोग का क्या है, तो चैप्टर का नेम देखिए हम लोग लिखते हैं एनिमल डिजीज, या इसी को आप ह्यूमन डिजीज भी बोल सकते हैं। यानी इसको मानव रोग या फिर जंतु रोग बोलेंगे। ठीक है, या तो मानव रोग बोलिए या तो जंतु रोग बोलिए, एनिमल डिजीज या फिर ह्यूमन डिजीज। एनिमल डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग भी क्या है, एक तरह का जानवर ही है जो बिना पूंछ का है। और एक कहावत होता है पहले कि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है बिना पूंछ का पशु के समान। यानी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप बिना पूंछ का जानवर के जैसा कहलाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये मेन टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देखिए पहली बात आपको क्या जानना होगा कि डिजीज होगा क्या, बीमारी होता क्या, किस कब हम बोलेंगे बीमारी होगा, कितने टाइप का बीमारी होता है। ठीक है, तो ये आपको पहले जानना है। तो एक संस्था है जिसका नाम है WHO, एक संस्था है जिसका नाम है WHO,
फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, यानी ये जो है जितना भी तरीका का बीमारी वगैरह सब होगा उस सब का डिटेल इसके पास रहता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई नया बीमारी आया तो उसका भी डिटेल होगा इसके पास, वो बीमारी ठीक कैसे होगा उस सब का डिटेल इसके पास रहेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यही किसी भी देश के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में बताएगा कि इस देश से ये बीमारी ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ पहले के समय में हैजा बहुत होता था, हैजा जो है बहुत होता था, फिर पोलियो होता था, फिर उसके बाद कुष्ठ रोग होता था। तो किसी किसी देश से अब बोला गया कि आप रिपोर्ट देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह सब में आएगा, पेपर में आएगा कि WHO ने इस देश को पोलियो रहित घोषित कर दिया। मतलब अब वहाँ पर पोलियो नहीं हो रहा है, किसी को भी पोलियो नहीं है, यानी पोलियो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो ये सारा डिटेल कौन बताता है? WHO। तो WHO ही हम लोगों में सबसे पहले बताएगा कि कोई आदमी स्वस्थ है या नहीं, वो फिट है या नहीं, उसका कंडीशन है। कैसे हम समझेंगे कोई आदमी स्वस्थ है या नहीं? तो स्वस्थ होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला हमारे पास कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है तो वो फिजिकली फिट नहीं हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा है तो वो फिजिकली फिट नहीं हुआ, एक आँख काम नहीं कर रहा है तो वो फिजिकली फिट नहीं हुआ। तो पहला हम लोग को अपने शरीर से फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरा मेंटली फिट होना चाहिए, माइंड भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। हाथ पैर सब अच्छा से काम कर रहा है लेकिन दिमाग ही काम नहीं करता है तो उसको दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति बोलते हैं ना, मेंटली ये मेंटली पेशेंट है। तब मेंटली भी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों को सोशली फिट होना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग हम लोगों को होना चाहिए। अगर हम समाज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो हम एक तरह से अस्वस्थ व्यक्ति हो गए, रोगी आदमी हो गए। जैसे आप कभी कभी टीवी वगैरह सब में देखते होंगे कि एक आदमी जो है जिसका मन तिसका हमेशा मर्डर वगैरह करता रहता था, पकड़ाता था छोटा फिर मर्डर करता था, तो वकील सब वहाँ बोलेगा कि जज साहब ये जो है दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति है या सामाजिक रूप से बीमार व्यक्ति है, इन लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, फांसी का सज़ा दे देना चाहिए। ऐसा सुनते होंगे ना जो आप मूवी सब देखते हैं। तो उसी तरह से WHO बोला गया, WHO के अकॉर्डिंग कि कोई भी व्यक्ति को हम स्वस्थ तभी बोल सकते हैं जब वो मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा और सोशली फिट होगा। मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी समाज में हमको कैसे रहना, किस तरीक़ा से रहना, ये भी हमारा एक बीमारी होता है। अगर आप समाज के अकॉर्डिंग नहीं हैं तो आपको बीमारी है, समझे। जैसे मान लीजिए कि समाज में सब क्या होता है, एक दूसरे का हेल्प करते रहता है, अच्छा से अपना रहता है। अब एक आदमी ऐसा हो जाएगा जो बलात्कारी रहेगा, जब मन होगा तब वो बलात्कार करते रहता है, तो वो सामाजिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसको रहने का अधिकार नहीं है। और वैसा लोगों को ही क्या होता है, फांसी का सज़ा मिलता है, होता है ना ऐसा। कोई आदमी ऐसा होता है जो मर्डर वगैरह सब करता रहता है, क्रिमिनल रहता है, तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो एक तरह से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, उसको समाज में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, समझे इस बात को। तो WHO के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी होगा जब वह मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट होगा। तो इस बात को समझे पहली बात। और अगर इसमें से कोई भी डिफेक्ट हो गया, तीनों में से कोई भी, तभी आप क्या कहलाइएगा, रोगी कहलाइएगा, पेशेंट कहलाइएगा। भले हम लोग पेशेंट जो है सोशली लोगों को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, जैसे क्रिमिनल सब है, तो क्या उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन उसको हम अपने समाज से अलग रखते हैं, उसके साथ हर कोई उठता बैठता नहीं है, हर कोई उसके साथ नहीं बैठता है, कहीं भी घूमने नहीं जाएगा। क्या कभी ऐसा देखे क्रिमिनल के साथ कोई भी आया जाते आज उससे मिलने के लिए, घूमने के लिए, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होगा।
समझे इस बात को। तो WHO के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब होगा, तो जब वो सामाजिक रूप से, फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह व्यक्ति भी स्वस्थ कहलाएगा। समझे इस बात को। तो पहला लाइन यही लिख देते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, देखिए AC ऐसे हम लिखे, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब क्या हुआ, के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वह मेंटली यानी मानसिक रूप से फिजिकली शारीरिक रूप से तथा सोशली सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। तो इस बात में बोलिए, पहली बात, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा, जब वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी हम उसको स्वस्थ बोलेंगे। बोलेंगे ये एकदम फिट आदमी, बहुत ही अच्छा आदमी। एकदम लिखते चलना है जल्दी जल्दी, क्योंकि ये चलेगा कम से कम 4 दिन चलेगा, ठीक है। 4 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, मंडे को भी क्लास होगी, 8वीं को क्लास है। नहीं क्या आना है, आना है। तो हम भी तो सुबह से शाम तक फास्टिंग में रहते हैं डेली। हम तो सुबह से शाम तक फास्टिंग में रहते हैं डेली। और जो यूनिफॉर्म नहीं लिए हैं, यूनिफॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगले मंथ में आपका 11 तारीख से शायद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 11 से 16 के बीच में एग्ज़ाम होगा। हाँ, तो लेट आए तो आप ही ना आए, लेट आए आप ही ना। अगस्त में स्टार्ट हुआ है। हाँ, पढ़ाई तो पहले से चालू है, ठीक है, फिर भी जितना होगा हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। छूट भी जाएगा ना, मान लीजिए एग्ज़ाम हो भी जाएगा, उसके बाद भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो गया एग्ज़ाम तब छोड़ दो, ऐसा नहीं, वो आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। हो गया, समझिए ये चीज़। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात। तो ये तो हम समझ गए कि कोई भी व्यक्ति बीमार कब होगा, तो ये हम सारा चीज़ जान गए। अब हमारे पास बात आता है कि भैया ये डिजीज जो है, बीमारी जो है, जो रोग हुआ, ये कितना तरीका का होता है। तो जनरली ये 2 तरीका का होता है, ठीक है। जनरली आपका कितना तरीका का होगा, 2 तरीका का होगा। तो कौन कौन सा बीमारी होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ऐसे बनाते हैं, उसके बाद सारा अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बीमारी होता है जेनेटिक, जिसको हेरेडिटरी भी बोलते हैं, जिसको आनुवांशिक रोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक डिजीज बोलेंगे, आनुवांशिक रोग बोलेंगे। एक ये हो गया। और दूसरा जो बीमारी होता है
उसको कहा जाता है एक्वायर्ड, और हिंदी में बोला जाता है अर्जित। दूसरा बीमारी कौन सा हो गया? एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड। अब देखिए, पहले ये दोनों बीमारी हम जानते हैं क्या होता है। तो जैसे हम जेनेटिक डिजीज का बात करेंगे तो ये जो बीमारी हुआ, ऐसा बीमारी होगा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। जैसे आपके मम्मी पापा में से किसी को अगर ये बीमारी होगा तो वो बीमारी आप में या आपके भाई बहन में किसी में आ जाएगा, फिर आपसे आपके बच्चे में जाएगा, उससे उसके बच्चे में जाएगा, इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिजीज। मतलब ये जो है जन्म के साथ ही आएगा, जन्म के साथ आएगा, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज क्या होता है? बाय बर्थ आता है, जन्म से आता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। पहला पॉइंट, जन्म से होता है, और दूसरा पॉइंट बता सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो जेनेटिक डिजीज जान गए क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगा, ठीक। अब एक्वायर्ड हुआ। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? अर्जित होना। अर्जित होना मतलब कमाना, कहीं दूसरे से लेना, ठीक है। जैसे हम ज़मीन एक्वायर्ड किए, मतलब ज़मीन हम कमा लिए, कहीं दूसरे से हम ज़मीन ले लिए, ठीक है। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? दूसरे से आना। तो ये जो एक्वायर्ड डिजीज होगा ये दो तरीका का होगा, ये दो तरीका का होगा। पहली बात तो ये जानिए, एक्वायर्ड हो गया कि ये जन्म से नहीं आएगा, ये जन्म हुआ आपके पास बीमारी आ गया, ऐसा नहीं है। जन्म लेने के बाद वातावरण से आपको मिल जाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगा, और इसमें बहुत सारा बीमारी आएगा। जेनेटिक में तो हम लोग का बहुत कम बीमारी पढ़ते हैं, 7-8 बीमारी पढ़ेंगे नॉर्मली, लेकिन एक्वायर्ड में हम लोग का बहुत तरीका का होगा, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड क्या हो गया कि वातावरण से हम लोगों को आता है। जैसे जन्म लेंगे, जन्म लेने के बाद ही हमारे पास कोई बीमारी होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड डिजीज बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, तो देखिए एक बीमारी का नाम आप सुने होंगे, एड्स, सुने हैं ना? फुल फॉर्म इसका पता है? बताइए। हाँ, नाम में ही देखिए एक्वायर्ड आया है, नाम में ही है। ए से एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब ये बताएंगे ना तो इसमें पूरा डिटेल आप समझ जाइएगा। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, मतलब किसी दूसरे से लेना। इम्यून का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, जो आपके शरीर में होता है, ब्लड में होता है, WBC, जो किसी बीमारी से लड़ने में आपको मदद करता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी का घर। मतलब क्या हुआ? एड्स एक ऐसा वायरस है, ये वायरस है, एड्स बीमारी नहीं होता, ठीक है, एड्स वायरस होता है। एड्स वायरस के कारण आपके पास बीमारी होगा, ठीक है। जिसमें हम लोग का देखिए मेन वायरस जो होता है उसको HIV वायरस बोलते हैं। तो HIV वायरस आपके शरीर में आएगा तो उसके कारण जो बीमारी होता है उसी को हम एड्स बोलते हैं। और इस बीमारी में क्या होगा? तो ये बीमारी आपको एक्वायर्ड किया हुआ है, किसी दूसरे से लिया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा? तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा,
आई से इम्यून सिस्टम, डी से हो गया डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, यानी ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, वो बीमारी से लड़ नहीं पाएगा और जिसके कारण आपका शरीर क्या बन जाएगा, सिंड्रोम मतलब बीमारी का घर बन जाएगा। एक बीमारी ठीक होगा दूसरा हो जाएगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा हो जाएगा, तीसरा ठीक हुआ चौथा हो जाएगा, यानी आप बीमारी आपको होता ही रहेगा। तो उसी को हम बोलते हैं एड्स। ठीक है, तो यहाँ नाम में ही देखिए एक्वायर्ड लिखा हुआ है ना, यानी ये वातावरण से आपके पास आया है, आपके माहौल से, आपके समाज से आया हुआ है और इसके आने का तरीका है अलग अलग। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में अगर एड्स वायरस है, उसको जो इंजेक्शन दिया गया उसी इंजेक्शन से आपको इंजेक्शन दे देगा तो आपके शरीर में भी आ जाएगा। तो उसका बहुत सारा तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये सेक्सुअल डिजीज भी है, ये सेक्स के द्वारा भी एक से दूसरे में फैलता है। प्लस में ये जैसे आप सेविंग करवाने कोई गया लड़का, अगर हमारे शरीर में मान लेते हैं HIV वायरस है, जिस ब्लेड से हमको सेविंग किया गया और कट गया संजोग से, उसी ब्लेड से दूसरे को अगर कर देगा उसको भी कट गया तो उसके शरीर में चले जाएगा। नहीं, जब ये वायरस जो है ना तभी ट्रांसफ़र होगा जब ब्लड का ब्लड से कनेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे वो कभी भी नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी में HIV वायरस है और दूसरे को नहीं है, तो दोनों साथ में खाना पीना भी खाएगा ना तो नहीं फैलने वाला है। ये तभी फैलता है जब ब्लड से ब्लड का कनेक्शन होगा, तभी वो फैलेगा, ऐसे नहीं फैलता है। समझे इस बात को? तो वही एक्वायर्ड जो हुआ ये जन्म के साथ नहीं आता है, लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि HIV जो है ये वायरस जन्म के साथ आ भी सकता है, लेकिन उसको हम जेनेटिक में रखते नहीं हैं। जेनेटिक का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हमेशा ऐसा कंडीशन होगा ही। इसको हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके माँ को या पिताजी को उसके शरीर में एड्स वायरस नहीं था तो उस बच्चे में एड्स वायरस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उस बच्चे के शरीर में एड्स वायरस कहीं से अगर आ गया किसी भी तरह से तो फिर उसके बच्चे में वो वायरस जरूर जाएगा। तो ये उसके माता पिता से तो आया नहीं था, तो इसलिए हम इसको जेनेटिक डिजीज नहीं बोलते हैं। समझे इस बात को? तो ये हमारे पास जन्म से नहीं आता है, कहाँ से आएगा? वातावरण से आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं जन्म के बाद वातावरण से आता है, इन्वायरमेंट से आएगा। ठीक है, और ये दो तरीका का होगा, दो तरीका का। एक होगा इन्फेक्शियस और दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस। यानी एक हो गया इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक रोग और दूसरा हो गया असंक्रामक रोग। अब देखिए इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ? ये फैलने वाला रोग होगा, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेगा। और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब हुआ एक आदमी से दूसरे में फैलता नहीं है, जिसमें है उसी में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे इन्फेक्शियस में अभी के समय का सबसे फेमस बीमारी कोरोना बीमारी है। अब सोचिए कोरोना जो बीमारी हुआ एक आदमी को हुआ तो उससे हम दूरी बना करके रखते थे, क्योंकि बोलते थे कि अरे भैया ये फैलने वाला बीमारी है, तो उसको हम बोलेंगे संक्रामक रोग बोलेंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस मतलब एक आदमी से वो दूसरे आदमी में फैलेगा। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में जिस आदमी में बीमारी है उसी में रहेगा, दूसरे को नहीं फैलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए तो कैंसर का बीमारी ले लिए, तो कैंसर का बीमारी जिस आदमी में है उसी में रहेगा, उससे दूसरे में नहीं जाने वाला। उसके साथ आप खाइए उठिए बैठिए घूमिए कहीं भी जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोरोना वाले में क्या होगा? अगर मान लीजिए हमको कोरोना हो गया, मेरे साथ आप लोग भी रहिएगा तो आप लोग को भी हो जाएगा। तो इन्फेक्शियस हो गया,
संक्रामक रोग हो गया। तो हमारे पास ये इन्फेक्शियस हो गया और ये नॉन इन्फेक्शियस हो गया। और ये इन्फेक्शियस जो है, ये जो फैलने वाला बीमारी है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का, तो 4 टाइप का। इसी में हम लोग 4 टाइप का पढ़ेंगे। और कौन कौन सा पढ़ेंगे, एक वायरस से, एक बैक्टीरिया से, दूसरा प्रोटोजोआ से, और तीसरा आपका फंगस से, कवक से। यही हम लोग का 4 पढ़ना है मेन। और इसके अलावा जो होगा, जो नॉन इन्फेक्शियस है, जो फैलने वाला नहीं है, वो अलग से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मेन हम लोग का इन्फेक्शियस बीमारी जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ तक बना लिए, इसको हम थोड़ा मिटा करके ऊपर करें। देखिए, क्लास लेने से पहले ना हमको एक बार ज़रूर याद दिला दीजिएगा, फ्लाइट मोड में करना है, ठीक है। ये भुला जाते हैं, बस कॉल आ गया वो कट गया, आप वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिजीज, मतलब बीमारी। कितना तरीका का हम बनाए, 2 तरीका का। एक हो गया आपका जेनेटिक, दूसरा क्या हो गया, एक्वायर्ड। ठीक, अब एक्वायर्ड में हम लोग क्या कर दिए, 2 तरीका का बनाए। एक बनाए इन्फेक्शियस और दूसरा बना दिए नॉन इन्फेक्शियस। ठीक, अब इन्फेक्शियस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 तरीका का हो जाएगा। किससे किससे होने वाला है, तो एक हो गया आपका वायरस से होने वाला, दूसरा हो गया आपका बैक्टीरिया से होने वाला, तीसरा हो गया आपका प्रोटोजोआ से, और चौथा हो गया आपका फंगस से। ठीक है, ये 4 आपको लिखना है। इसको बना लीजिए उसके नीचे। तो उसके नीचे ये 4 बना दीजिए। वायरस को हिंदी में क्या बोला जाता है, विषाणु। बैक्टीरिया को जीवाणु, फंगस को कवक, और प्रोटोजोआ को परजीवी। हम हो गया। लिख लिए सब। तो अब टॉपिक दे दीजिए। अब ये मेन देखिए, मेन हम लोग का यही है, मेन यही है। ठीक है, मेन इसी को पढ़ना है। उसके बाद फिर इसको भी पढ़ना है, ये भी बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद इसमें भी कुछ क्वेश्चन, कुछ बीमारी आएगा, उसको भी पढ़ना सबको है, लेकिन मेन आपका यहाँ सबसे ज़्यादा इसी से आपको चलेगा। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए। सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली रोग।
चलिए अब इसमें देखिए कुछ चीज़ आपका पुराना चीज़ आएगा जो आपको पढ़ा चुके हैं, अब पता चलेगा कि आपको याद है या नहीं। ठीक है, जो इसका बेसिक चीज़ अभी हम लिखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद इससे होने वाला जो बीमारी होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन भी लिखाएंगे शॉर्टकट में, उस लाइन से आपका बैक्टीरिया से होने वाला ज़्यादातर बीमारी आपको याद हो जाएगा एक ही लाइन में, अलग से आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हर बीमारी के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि वो किससे होता है, कैसे होगा, उसका लक्षण क्या होगा और उससे आपके शरीर का कौन सा अंग खराब होगा, ये पूरा जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताइए कि बैक्टीरिया जो है वो लिविंग थिंग्स है या नहीं है, सजीव है या निर्जीव है? बताइए। सजीव है, और जब ये सजीव है तो इसमें सेल होगा, यानी बैक्टीरिया में सेल भी होता है, और सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसमें कौन सा सेल होता है, कौन सा सेल होता है बैक्टीरिया में? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ये तीन बात, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल होगा। तो ये तीन बात हम लोग का हो गया। तो इस तीन बात को पहले लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट लिख देंगे, बैक्टीरिया इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवाणु एक सजीव है। It have प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और ये देखिए क्या है ना, बहुत ही छोटा होता है, आप ऐसे खुली आंखों से इसको नहीं देख पाइएगा। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो इसको बैक्टीरिया वायरस सबको हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और इतना छोटा है कि आप ऐसे आँख से, जैसे ये टेबल कुर्सी सब है ना, इस पर बहुत सारा बैक्टीरिया है, ये हवा में भी बहुत सारा बैक्टीरिया होगा लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इन सब के बारे में, यानी वैसे जीव जो खुली आँखों से दिखाई न दे, उसको हम सूक्ष्म जीव बोलेंगे। और इनके बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और उसी के बारे में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके स्टडी को, यानी इसके पढ़ाई को, इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? सूक्ष्म जीव विज्ञान। लिखते चलिएगा, लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि लेट कीजिएगा तो आप ही को लेट होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो है हम लोग का सब आ जाएगा, जितना भी ऑर्गेनिज्म जो एकदम छोटा है, खुली आंख से नहीं दिखने वाला, सब का सब आएगा इसमें। लेकिन हम लोग तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तब सिर्फ बैक्टीरिया का अध्ययन तो अलग न कहलाएगा।
जैसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, तो बायोलॉजी है वो शब्द क्या हो गया, जीव विज्ञान। मतलब जितना भी तरीका का जीव होगा सबके बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको जीव विज्ञान सीधा सीधा बायोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ पौधा का सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो उसको हम जूलॉजी बोल देते हैं। जीव जंतु का पढ़ेंगे, आदमी के बारे में, जानवर के बारे में, पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, इस सब का, तब उसको हम लोग जूलॉजी बोलेंगे। पेड़ पौधा का बॉटनी बोलेंगे, हम लोग उल्टा बोल दिए थे, पेड़ पौधा का बॉटनी हो गया। तो उसी तरह से अगर हम जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे उस सब का अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का पढ़ाई करेंगे तब उसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन, यानी यहाँ स्टडी हम लिख दिए, इसका अध्ययन, तो इसको बोलेंगे बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान बोल सकते हैं इसको हिंदी में। हो गया। अब देखिए एक बात और, अगला बात बताइए हमको, क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया क्या इसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति क्या इसमें पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। किस चीज का बना होता है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन। बोले भी तो याद रखिएगा, 4 गो 5 गो तो लिखे भी किए थे। जैसे पेड़ पौधा का सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है ना। तो उसी तरह से इसमें सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होगा किसका बना होता है? तो पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन इसका बना होता है। अब उसके बाद देखिए, नॉर्मली सोचिए हम लोग जितने भी आदमी हैं, क्या सबका हाइट एक जैसा है? क्या सबका रंग एक जैसा होता है? क्या सब एक ही जैसा देखने में लगते हैं? नहीं। तो बैक्टीरिया में भी ऐसा होगा। तो बैक्टीरिया का भी शेप जो है, उसका आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई लंबा होगा, कोई गोल होगा, कोई त्रिभुजाकार होगा, कोई आयताकार होगा, अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया का शेप जो है, शेप मतलब आकार, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे शेप, ब्रैकेट में हो गया आकार, ऑफ बैक्टीरिया विल बी डिफरेंट, यानी बैक्टीरिया का आकार अलग अलग होगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट, क्या बैक्टीरिया जितना भी होगा सब हमारे लिए हानिकारक होगा? नहीं, सब हानिकारक नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा भी होता है जो हमको फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो दही तो सब कोई खाए होंगे क्या? और हम लोग कहावत भी बोलते हैं दही में सही मिलाना, बोलते हैं ना, दही में सही मिलाना मतलब हाँ में हाँ करना, भले आपको समझ में आए ना आए। जैसे मोटरसाइकिल पे कोई चलेगा ना तो उसके पीछे जो बैठा हुआ रहेगा उसको भले वो मोटरसाइकिल जो चला रहा है कुछ भी बोलेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, खाली हाँ 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 करते रहेगा। तो उसी को कहा जाता है दही में सही मिलाना, यानी जो हम बोल रहे हैं उसमें हाँ 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 करते रहिए, आपको भले वो समझ में आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है दही में सही मिलाना। ठीक है, यानी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, उसी को कहेंगे। तो जैसे दही हम लोग सब खाए हैं, तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सबको ही जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो हम सोचिए दही खाते हैं तो क्या दही हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। इसका मतलब उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो भी अच्छा ही होगा, तभी ना हम उसको खा रहे हैं। अगर खराब होता तो उस बैक्टीरिया को पहले निकालते, ऐसा तो हम करते नहीं हैं।
इसका मतलब लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हमारे शरीर में एक और जीवाणु होता है, हमारे शरीर में ही होता है, जो बड़ी आंत में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा आपके शरीर को। क्या क्या दिक्कत होगा तो बताते हैं। तो हमारे शरीर के बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है जिसको कहा जाता है ई कोलाई। क्या कहा जाता है? ई कोलाई। और जब आप खाना पीना खाते हैं तो खाना का पाचन होगा। पाचन होने के बाद लास्ट में वो किस में जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद वो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया वहाँ पे बैठा हुआ है पहले से, वो क्या करेगा, जो भी आपका खाना पचा हुआ आएगा वहाँ, उसमें से वो पानी को सिर्फ ले लेगा, पानी को ले लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। और तब जाके आप लोग का सुबह सुबह क्या होता है? पाकिस्तान दौरा होता है। बैक्टीरिया का नाम है। हाँ, डिजीज भी उसके कारण एक दूसरा होता है, वो होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में भी होता है। तो वो क्या करेगा, उस पचे हुए खाने से पानी को ले लेगा और उसके बाद बाकी को छोड़ देगा। अब जब वो पानी को लिया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही। तो उसके बदले में वो क्या देगा, तो आपके शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। और अब बोलिए, विटामिन के का यूज कहाँ होता है आपके शरीर में? क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाता है। जब आपको चोट वगैरह सब लग जाएगा, कट गया, तब ब्लड वहाँ जम जाएगा। अब सोचिए, अगर विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा तो क्या ब्लड जमेगा? नहीं जमेगा। तो विटामिन के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन बनाया? तो बैक्टीरिया बनाया। तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन वायरस जितना भी होगा सब खतरनाक होता है, सारा का सारा खतरनाक होता है। वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है, वो हमेशा दुश्मन ही होगा। हाँ, एकदम सही बात बोले। कितना भी उसको कुछ भी कर दीजिए, वो बम बारूद फोड़बे करेगा। हाँ, एकदम वैसे है, शुरू से वैसा ही है। ठीक है, हाँ, शुरू से वैसा ही है। ठीक है, तो समझ गई ये बात कि बैक्टीरिया जितना भी होगा सारा का सारा खतरनाक नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वायरस जो भी होगा वो क्या होगा? खतरनाक होगा, उससे हमेशा बीमारी ही होगा। समझिए इस बात को, ये ध्यान में रखना है। तो हमारे शरीर में जो बीमारी हो रहा है वो बहुत तरीक़ा से हो सकता है। या तो हम एटमॉस्फेयर से ले लिए, या किसी दूसरे से ले लिए, या हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई उसके कारण भी बीमारी होगा। जैसे हमारे शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया, उसके कारण बीमारी, विटामिन ए का कमी हो गया, उसके कारण बीमारी, विटामिन डी का कमी हो गया, उसके कारण बीमारी, विटामिन के का कमी हो गया, उसके कारण बीमारी, B1 का कमी होगा, उसके कारण बीमारी। तो जो भी चीज़ हमारे शरीर में कमी होगा उसके कारण भी बीमारी होगा। हम एटमॉस्फेयर से भी बीमारी ले सकते हैं, किसी दूसरे से भी बीमारी ले सकते हैं। और इसी सब बीमारी को बोलेंगे हम लोग एक्वायर्ड डिजीज, अर्जित बीमारी, जिसमें से हम इन्फेक्शियस में पढ़ रहे हैं। कौन सा? तब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। और उसमें अब बैक्टीरिया के बारे में हम जान गए, तो एक लाइन जो अभी लास्ट में हम बोले वो भी लिख लेते हैं कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दही में। तो दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस।
बड़ी आंत में ई कोलाई, लिखिए जल्दी। बोले समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा समझ में आ रहा है ना? आधा डॉक्टर बन जाएगा इस चैप्टर में। सही में आधा डॉक्टर तो इसी से न बन जाएगा कि हमको भैया कौन सा बीमारी हुआ कैसे पहचानेंगे। डॉक्टर यही काम करते हैं कि आपको कौन सा बीमारी हुआ कैसे पहचानिएगा, तो इसमें सारा पढ़ेंगे। दूसरा, उस बीमारी के लिए क्या दवाई होगा, तो वो फार्माकोलॉजी पढ़िएगा, उसमें सीख जाइएगा, नहीं सीख जाइएगा। और तीसरा, जैसे हम कुछ बीमारी ऐसा होगा जो इसमें नहीं पढ़िएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। वो हार्मोन्स के कारण होता है, हार्मोन बढ़ गया घट गया उसके कारण होता है। तो ये सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आधा आप समझ लीजिएगा। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कि बीमारी जो होगा बैक्टीरिया से वो कौन कौन सा होगा। वो देखिए हम एक ही लाइन में बहुत सारा बीमारी कर लेंगे, और नॉर्मली हम लोगों को देखिए सारा बीमारी पढ़ना नहीं रहता, बीमारी बहुत सारा है, सबका सब हमको पढ़ना नहीं रहता है, हमको कुछ इम्पोर्टेंट ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो एक लाइन हम लिखते हैं, उस लाइन से आपका लगभग सब आ जाएगा। दो चार गो एक्स्ट्रा रहता है तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया थोड़ी है कि 10 गो बीमारी होता होगा, लाखों होता होगा, तो लाखों का पता थोड़ी है। पहले तो बैक्टीरिया का संख्या हमको नहीं पता है कितना बैक्टीरिया होता है, तो सब बैक्टीरिया से अलग अलग टाइप का होगा, तो इसलिए सब नहीं जानना है। एक लाइन लिखते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट सब आ जाएगा, और उसमें भी सब के बारे में नहीं पढ़ना है, उसमें लगभग 14-15 आएगा, जिसमें से हमको पढ़ना होगा लगभग कितना 8 से 10 बीमारी पढ़ना रहता है। समझे इस बात को? तो एकदम देखिए जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिएगा, अपने मन से इधर उधर नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप लिखने में आपका अच्छा दिखाई नहीं देगा। हम जैसे लिखेंगे वैसे लिखिएगा, पहले हमको लिखने दीजिए। ये एक लाइन हम लिखें बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, और थोड़ा सा देखिए हम जगह छोड़ के थोड़ा हटा के लिखें, तो इसी तरह से हटा कर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे किसका क्या नाम है ये लिखना है। जैसे डी से लिखे तो डी से कौन सा बीमारी होगा, प लिखे प से कौन सा बीमारी होगा, सी लिखे सी से कौन सा बीमारी होगा, टी लिखे टी से कौन सा बीमारी होगा। ठीक है, ये सबका फुल फॉर्म लिखना है। तो ये हम शॉर्टकट में लिखे, क्या चीज लिखे, डीप सिटी में टीवी का कुटनी है गे। नहीं, गे वर्ड जो लगा देते हैं हम लोग नॉर्मली गांव देहात में, ऐसे बात होता है ना। ठीक है, चल इधर सुन, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वही लगा दिए उसको। ठीक, तब देखिए सबका फुल फॉर्म लिखना, और लिखना कैसे फुल फॉर्म वो भी देखेगा, हम जैसे लिखते वैसे। इन्हें कि इसको ऐसे करके यहीं पर लिख दिए, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, फिर इसका लिखने में दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पहला वाला जो लिखना है उसको ऐसे नीचे तक आना है, नीचे तक। और कितना बीमारी है नाम पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो है 12वां लाइन में आप जाइएगा नीचे, ताकि एक एक लाइन करके सबका आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन में एक तो बीमारी सबका लिख दीजिएगा। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, ठीक। प से हो गया प्लेग, और यहीं पर पेचिस भी हम लिख देते हैं, 2 बीमारी है। ठीक है, पेचिस। सी से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टेटनस,
में से हो गया मेनिंजाइटिस, सी से सिफिलिस। टीबी जो है, टीबी से सीधा टीबी लिख देना है, टीबी। वहाँ भी लिखे हैं लेकिन यहाँ लिखेंगे बी। बीमारी टीबी होता है, भी नहीं होता है, तो हम वो शॉर्टकट में लिखेंगे टीबी। ठीक है। का से हो गया काली खांसी। एक देखिए काली खांसी है, एक काला जार है। काला जार अलग होगा, ठीक है, वो प्रोटोजोआ से होता है। कु से हो गया कुष्ठ। ट से हो गया टाइफाइड। नी से हो गया निमोनिया। है से हो गया हैजा। और गे से हो गया गेनोरिया। ये आपका बीमारी है। ऐसे गोनोरिया लिखा जाता है लेकिन गेनोरिया आप लिखे, गोनोरिया ही लिखिए। हाँ, गोनोरिया होता है, गोनोरिया होता है। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत फ़ायदा करता है ये। तीन गो शॉर्टकट तो लिखना है, एक तो बैक्टीरिया का, एक तो वायरस का, एक तो प्रोटोजोआ का। इसके अलावा जो बच जाएगा सबको हम लोग ले लेंगे किस में, फंगस में, कवक में। याद हुआ ये? डीप सिटी में टीवी का कुटनी है गे। गेनोरिया जो होता है वो क्या चीज़ का था, वो ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, वो बता देंगे हम, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो है ना, ये ब्रेन से रिलेटेड है, ये वायरस से भी होता है, ठीक है। सिफिलिस ये सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है। मेनिंजाइटिस ये वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है, दोनों से होता है। कुछ बैक्टीरियल में आता है, कुछ उसमें आता है, तो इसमें भी लिखा जाता है ये। जैसे वायरल मेनिंजाइटिस बोल देंगे यानी वायरस से हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोल देंगे तो वो बैक्टीरिया से होगा। ये ब्रेन से संबंधित है। हो गया? आज वो नहीं आई है कोमल। हो गया? चलिए अब देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तब जैसे आपको बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का बात आएगा, तुरंत ध्यान में लाना है इस लाइन को, डीप सिटी में टीवी का कुटनी है गे। इसी तरह से वायरस से होने वाला भी आएंगे, एक लाइन लिखेंगे उसी में वायरस से होने वाला लगभग सारा बीमारी आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्रोटोजोआ वाला में भी आएंगे,
एक लाइन लिखेंगे उसमें सारा बीमारी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हमको पढ़ना है। जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जैसे हम लोग को डिप्थीरिया पढ़ना है, फिर उसके बाद टिटनस के बारे में भी पढ़ना है, फिर उसका टीबी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद एक आपका कुष्ठ रोग है, इसके बारे में पढ़ना है। अब ये ख़त्म हो चुका है, पहले एक समय था ये बहुत घातक बीमारी था और फैलने वाला बीमारी था, ये फैलता भी था, ठीक है। फिर टाइफाइड भी पढ़ना है, हैजा भी पढ़ना है, और निमोनिया तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये ज़्यादातर देखिए बच्चे में होता है, ज़्यादातर। बड़े लोगों में हो जाएगा तब तो वो ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। बड़े लोगों में, ये बुजुर्ग लोग में ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल हम लोग के एज के उस लोग में बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे में जल्दी होता है। अक्सर आप सुनते होंगे बच्चा को निमोनिया हो गया है, अक्सर सुनते होंगे। तो ये बीमारी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहला कौन सा, टीबी का स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सोचते हैं आज छोड़ देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे, क्या कि आज लेट हो गया है ज़्यादा, ठीक। तो आज इसको यहीं रन देते हैं। हम लोग पता चल गया कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होने वाला है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इसका बीमारी स्टार्ट करेंगे, और कल ही कोशिश करेंगे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कंप्लीट कर ले, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया वाला एक वीडियो आपका कंप्लीट है। उसी तरह से वायरस में लेकिन 2 दिन लगेगा, क्योंकि वायरस में ज़्यादा बीमारी पढ़ना रहता है, ठीक है। तरन दे इतना, चलिए ठीक।